हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने पढ़ा है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, यानी कि नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, साथ में इंटीजर को, एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर को भी हमने सीख चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी यहां पे हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा सर क्या सारे टाइप के इरेशनल नंबर को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने कहा नहीं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हमें एक बात पता है कि रूट वाले नंबर होते हैं, यानी रूट के अंदर नेचुरल नंबर हो तो वो भी हमें पता है इरेशनल नंबर माना जाता है, लेकिन थोड़े बहुत, सारे नहीं। क्यों? कुछ रूट के आंसर पॉसिबल है। जैसे कि रूट 1 की बात करें तो वो हो जाता है 1। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी ये रेशनल नंबर है। लेकिन इसके बाद अगर आगे बढ़े कि भाई रूट 2 क्या है, रूट 3 क्या है, तो ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को यहां पे हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हमें एक बात पता चली, ये दोनों जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये 1 के बाद आए। मैंने कहा ये बात तो बढ़िया बताई आपने। और मैंने कहा देखो रूट 3 के बाद आया रूट 4 जिसका आंसर होता है 2, उसके बाद आया रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, फिर मैंने कहा देखो इसके बाद आ गया हमारा प्यारा रूट 9 जिसका आंसर होता है 3। उसके बाद क्या आता है? रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा प्यारा रूट 16 जिसे हम बुलाते हैं 4। उसके बाद रूट 17, रूट 18 एंड सो ऑन। अब बच्चे कहेंगे सर आपने रेशनल एंड इरेशनल दोनों साथ में क्यों लिखे हैं? मैंने कहा ध्यान से देखोगे तो एक बढ़िया सा ये चार्ट बन जाता है जो आपको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? कि भाई रिप्रेजेंट करने के लिए आप तो पहले नंबर लाइन तो बना ही लोगे, उसमें आप 0 से तो चालू करोगे ही, क्योंकि नेगेटिव की बात है हमें फिलहाल नहीं करनी। 0 के बाद आता है 1, 2, 3 और उसके बाद 4। तो मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इरेशनल नंबर के पास जाना हो रूट 2 के बाद, तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक तो लगाऊंगा ही कि भाई रूट 1 के बाद आता है, यानी 1 के बाद आता है, मतलब 0 से मुझे 1 स्टेप तो चल के जाना ही है, मतलब बेस इस 1 यूनिट को तो लेना ही है। सर तो रूट 3 के लिए मैंने बोला उसके लिए भी देखो वो 1 के बाद ही आता है, मतलब इतना बेस तो ले ही लेना है। उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे या कुछ मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि 1 से बड़ा ही है। जो नंबर हम जा रहे हैं रूट 2 या रूट 3 के पास वो 1 से बड़ा ही है। तो बच्चे ने कहा सर उसके बाद रूट 4 आ गया मतलब 2। मैंने कहा हाँ ये तो हमें दिख रहा है, तो उसके बाद का रूट 5 कहां पे होगा? मैंने बोला भाई 2 से बाद में, 2 के बाद में। तो मैंने कहा हाँ, यानी कि बेस हमें उस टाइम पे रूट 5, रूट 6, रूट 7 या रूट 8 पे जाना हो तो मिनिमम ये बेस कितना लेना पड़ेगा? 2 यूनिट। कितना लेना पड़ेगा? 2 यूनिट। वहां तक तो पहुंच ही जाना है, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो यहां पर के सारे नंबर मिलने के चांसेस है। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि ये सब रूट 4 के बाद आएंगे? मैंने कहा हाँ ये सब रूट 4 के बाद आएंगे। अब देखो जरा, इसके बाद आया रूट 9। रूट 9 का मतलब क्या है? 3। उसका मतलब क्या है? 3। यानी उसके बाद वाले रूट 10, रूट 11 ये सब किसके बाद आएंगे? 3 के बाद आएंगे। यानी यहां पे अगर मुझे रूट 10, रूट 11 के पास जाना हो तो बेस क्या लेना पड़ेगा? 3 यूनिट। कितना लेना पड़ेगा? 3 यूनिट। अच्छा सेम वे अगर रूट 15 के बाद में रूट 16 पे पहुंचूं तो पता चलता है वो हो जाता है 4। तो उसके बाद के नंबर रूट 17, रूट 18 वो सब के लिए मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा? 4। यानी 4 स्टेप तो चल के जाना ही है, इतना पता होना चाहिए, तभी इसके रिप्रेजेंट करने का मजा है। देखो ये चार्ट बढ़िया से समझ लेना और बढ़िया से याद रख लेना, क्योंकि उसके बाद ही इसका रिप्रेजेंट करने में मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। कि कभी ऐसा आ गया आपके सामने कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रूट 2 अगर करना हो स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो मुझे एक बात पता थी रूट 2 कब आता है? रूट 1 के बाद, मतलब 1 के बाद। तो पहले तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा कि सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, जहां पे यहां 0, ठीक है, उसके बाद यहां पे 1, उसके बाद यहां पे 2 एंड सो ऑन ऐसे जा रहा है। तो मैंने कहा यार एक ये 1 यूनिट तो मेरे पास है, ठीक है। और एक और बात कि यहां पे रूट दिया है, तो रूट का पता नहीं, लेकिन स्क्वायर कब आता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का तो पता नहीं, स्क्वायर कब आता है? जब हम पाइथागोरस करते थे तब, ठीक है। मतलब सर वो तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता था। मैंने बोला तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अच्छा तो सर जी 2 तो सिंपली हम 1 + 1 से भी कर सकते हैं। मैंने कहा देखो आपको एक 1 तो यही दिया था,
क्यों? क्योंकि मैंने कहा ही था कि 2 के पास जाने के लिए, मतलब √2 के पास जाने के लिए आपको एक 1 का इस्तेमाल तो करना ही है। तो बच्चा तुरंत कहेगा टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये मैंने 1 यूनिट तो ले ही लिया है, ठीक है, टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट तो ले लिया। तो अब मैंने ठान लिया है कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, क्योंकि पाइथागोरस से बहुत आसान चीजें हो सकती है। तो क्या किया मैंने, एक और यूनिट लिया, लेकिन कैसा, परपेंडिकुलर, ठीक है, टेक AB of 1 unit which is perpendicular to OA। कुछ कहेंगे सर क्यों आपने परपेंडिकुलर लिया? मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा 90 डिग्री बनता है। कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री। और अभी भी ये क्या है, परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या करूंगा, ज्वाइन OB, जिससे मुझे ये OAB राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब मैं खुशी खुशी कह सकता हूं कि पाइथागोरस अगर लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है OB स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां लिख दूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो टोटल हो जाएगा 2। तो देखो आपको OB स्क्वायर इक्वल टू 2 मिला, ठीक है। तो डेफिनेटली बच्चे ने कहा सर यानी OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। तो आपको यहां मिल गया √2। क्या मिल गया? √2। अच्छा सर जी यहाँ √2 तो मिल गया, लेकिन ये √2 ऐसा मिला, तो इसे यहां पे ऐसे घुमा के लाए कैसे? मैंने कहा याद करो, आपने देखी है घड़ी जिसमें मिनट एंड होता है और फिक्स होता है, तो ये मिनट एंड ऐसे घूमता रहता है और ऐसे सर्कल बनाता है, ठीक है। तो तभी आपको याद आती है सर्कल की। किसकी याद आती है? सर्कल की, कि उसमें एक रेडियस फिक्स लेंथ की होती है जो हर जगह घूम के ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, फिर से ऐसे भी घूम सकती है, जिसमें सेंटर फिक्स और ये रेडियस फिक्स रहते हैं। तो मैंने कहा इसे भी अगर फिक्स कर दूं और इसे भी, इस √2 को भी फिक्स कर दूं और इसे घुमा दूं एज ए रेडियस लेके, मींस टेक OB एज ए रेडियस एंड O एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। इट विल इंटरसेक्ट हियर एट P, सो वी कैन से OP इक्वल टू √2। क्यों? क्योंकि इसी को मैंने यहां लाया, ठीक है, बाय ड्रॉइंग अ आर्क। इसी रेडियस का आर्क लिया है, इसलिए ये OB एंड OP कैसे होंगे, इक्वल ऑफ साइज √2। तो तभी बच्चे ने कहा सर √2 तक तो पहुंच गए, देखो 1 से आगे आया, 1 से आगे आया √2, तो सर √3 पे जाना होता तो? मैंने कहा देखो साथ में एक और क्वेश्चन आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं, हम क्या करते कि भाई एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, 2 + 1 क्या होता है, 3। तो यानी कि सर हमें ट्रिक मिलने लगी। मैंने कहा सही बात है, लेकिन अब हम यहां तक है, ठीक है, तो बेस तो हमारे पास है, जैसे यहां 1 था, यहां √2 है, तो हम क्या करेंगे यहीं पे, ठीक है, यहीं पे हम PQ ऑफ 1 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू OP ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या किया मैंने, ड्रॉ अ PQ ऑफ 1 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू OP, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की 1 यूनिट की। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 2 होने वाला था और 2 + 1 3 आने के चांस ज्यादा थे। फिर क्या किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल अभी तक बना नहीं है। क्यों हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए? क्योंकि हमें इच्छा थी पाइथागोरस लगाने की। चलिए कोशिश करते हैं इसे ज्वाइन करने की। तो मैंने ज्वाइन किया OQ। अगर ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग दिख रहा है, तो मैं इसे साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाए और आपको दिखे बढ़िया से कि भाई यहाँ O हो, यहाँ P हो, यहाँ पे Q था, यहाँ 90 डिग्री था। देखो O P Q, ये PQ 1 यूनिट का था और OP √2 यूनिट का था, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल यही मैंने यहाँ रखा है। तो यहाँ देखा तो पता चला सर यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो OQ स्क्वायर, ठीक है, OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्या होगा, ये √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 1 का स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1। मैंने कहा यार 2 + 1 तो हो जाता है 3। अच्छा, तो मैंने कहा यार OQ यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा √3। तो ये हो गया हमारा √3, ठीक है। तो यानी कि सर जी यहाँ पे इसकी लेंथ √3। मैंने कहा हाँ, तो सर जी यानी यहाँ जो OQ दिख रहा है उसे मैं अगर यहाँ लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या है एक्चुअली √3। हाँ सर यहाँ √3 आया, ये थोड़ी अच्छा लगता है। मैंने कहा इसे आप नीचे भी बिठा सकते हो। कैसे? वही पुरानी टेक्निक, आप यहाँ से दबा दो। कैसे? इसे फिक्स सेंटर ले लो और इतनी रेडियस ले लो, क्योंकि रेडियस का मेजरमेंट चेंज होता नहीं है। और इसे रेडियस लेके अगर मैं ऐसे डंडी घुमा दूं तो इट विल इंटरसेक्ट हियर एट Q। तो ये जो OQ मिला मुझे कितनी लेंथ का मिला, √3 लेंथ का। कितनी लेंथ का? √3 लेंथ का। और उसे मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर दिया। कुछ कहेंगे सर √4, मैंने बोला 2 दिख रहा है तुझे, ये रहा
अच्छा सर √5, मैंने बोला √5 2 से आगे आता है, मतलब मुझे बेस यहां जैसे 1 से चालू किया था, मैं 2 से चालू करूंगा और एक ऐड कर दूंगा। कहां ऐड करूंगा? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाइड। मतलब हमें प्रूफ करना है या फिर हमें सिर्फ चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और बाद में उसे जस्टिफाई करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं और क्यों सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। उन्होंने कहा हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। मैंने कहा डेफिनेटली सही है, इट इज ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। मतलब हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर है एंड हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, क्योंकि वो उन्हीं दोनों से पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये डेफिनेशन ही बता देती है रियल नंबर की कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर होंगे ही होंगे। बाद में नेक्स्ट दिया है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज। नंबर लाइन देखो, अब तक मैं नॉर्मली नंबर लाइन को एक तरफ ड्रॉ करता था क्योंकि एक जगह से स्टार्ट हो रहा होता था नंबर, बट एक्चुअली आप सबको पता है कि नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है जिसमें दोनों तरफ नंबर होते हैं, बीच में 0, यहाँ 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन, बीच में रूट वाले नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या दिया है? एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। अच्छा, हर एक क्या रूट एम के फॉर्म में होगा? देखो रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, मतलब अगर रूट के फॉर्म में होता लेकिन सिर्फ इतना वाला पार्ट, नेगेटिव आंसर कभी रूट से नहीं पैदा होते, ठीक है। क्योंकि सपोज मैं अंदर √3 ले लूं या √5 ले लूं या √-3 ले लूं, देखो इसका आंसर तो अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसका आंसर वैसे भी हमें इससे देखना ही नहीं है। तो इन सब का आंसर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। कैसा हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पे उन्होंने कहा है हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? मैंने कहा नहीं, काफी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। मतलब सारे रियल नंबर इरेशनल थोड़ी होंगे। हम अगर बात करेंगे रियल नंबर की जैसे 2 3, तो वो सारे किस में हो जाएंगे? रेशनल में, वो इरेशनल में नहीं आते। दूसरी बात, ये सेकंड वाला पॉइंट काफी दमदार और अलग है, तो ध्यान से देखना। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। मतलब अंदर मैंने इसलिए यहाँ नेचुरल नंबर रखे हैं, यहाँ नेगेटिव रखा तो उसे ध्यान में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने खुद बताया था, ठीक है। और वैसे भी नेगेटिव का रूट हमें पता ही है कि हमें उसे अभी छेड़ना नहीं है, नहीं तो इमेजिनरी पार्ट पैदा हो जाता है। तो ये सब हमें √3 √5 हमेशा पॉजिटिव नंबर देते हैं। फिर से इसलिए समझा रहा हूँ ध्यान से, इन सब का आंसर यहीं कहीं आता है। जैसे √3 हो तो हमने पढ़ा था कि वो 1 और 2 के बीच में आता है। √5 मतलब √4 के बाद आता है, इसलिए वो 2 से बड़ा होता है। तो हर नंबर ऐसे 0 के उस तरफ वाला होता है, इस तरफ वाला कोई नंबर पैदा होता नहीं है। किससे? रूट एम से। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रूट एम से ही पूरी नंबर लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती। सारी नंबर लाइन के नंबर्स रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। उन्होंने कहा ऑल पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पहले तो वही बच्चा भूल जाता है। मैंने कहा देखो ध्यान से याद करो, मैंने नंबर लाइन इसीलिए सिखाई थी। इंटीजर कुछ ऐसे दिखते हैं, 0 इस तरफ, 1 इस तरफ, 2 3 इस तरफ, -1 -2। देखो यहाँ 0 के इस तरफ जाते ही, ठीक है, 0 से इस तरफ जाते ही जो भी ये पार्ट है ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर है। अच्छा सर, तो 0 के इस तरफ जाते ही, मैंने बोला देखो इस तरफ राइट साइड जाते ही ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है और बच्चे को दिख रहा है सर यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर है। तो ये उन्होंने लिखा नेचुरल नंबर है, बस गलत लैंग्वेज में लिख दिया। सर 0, मैंने बोला 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो किसी में नहीं आता, वो बीच वाला है, समझ गए ना। अच्छा अब देखो उन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, इन सब के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल नंबर होंगे? मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली नहीं। हमें पता ही है कि हर स्क्वायर रूट वाला नंबर थोड़ी इरेशनल हो जाता है। इफ नॉट, अच्छा ये भी एग्री है लग रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। मतलब अगर आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसे एग्जांपल दो जिससे हमें पता चले कि कुछ ऐसे भी रूट है जो रेशनल है। मैंने कहा सिंपल है भाई, मैं जानता हूँ √1 क्या हो जाता है 1, √4 क्या हो जाता है 2, √9 क्या हो जाता है 3।
तो यहाँ देखा मैंने ये सभी पॉजिटिव इंटीजर के रूट हमने निकाले, तो ऐसे नंबर मिले जो कि है नेचुरल नंबर एंड एवरी नंबर कंटेन 1 एज ए डिनोमिनेटर, और हर किसी में मुझे P/Q फॉर्म दिख रहा है एंड P एंड Q इंटीजर दिख रहे हैं एज वेल एज Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं। कैसे, रेशनल नंबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का रूट ऐसा नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। इसे हमने कॉन्सेप्ट में भी देख लिया था कि √2, √3 ये सब कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। सेम वे अगर √5 की बात करें तो बच्चा समझ गया √4 के बाद आता है √5। √4 का मतलब होता है 2। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, देखना मैं सिर्फ एक ही साइड की ड्रॉ करूंगा क्योंकि नेगेटिव साइड में जाना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो यहां से 0 से चालू कर रहा हूं, इस साइड की ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। 0, 1, 2 और फिर अगर इसे आगे ले जाओ तो यहां आ जाएगा सपोज 3। तो मैं जानता हूं कि ये √5 है जो √4 के बाद आता है। √4 मतलब 2, ठीक है। 4 का रूट होता है 2। तो मैं क्या करूंगा, बेस कितने यूनिट का लूंगा, 2 यूनिट का। तो यहां पे टेक OA इक्वल टू हाउ मच यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक चार्ट बताया था कि कौन सा नंबर कहाँ आता है। अगर नंबर 1 एंड 2 के बीच में आता तो मैं 1 को बेस लेता, ठीक है। अगर नंबर 2 एंड 3 के बीच में आता तो मैं 2 को बेस लेता। अगर नंबर 3 से बड़ा मतलब √9 से बड़ा होता तो 3 को बेस लेता और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता। ध्यान से ये वर्ड सुनना तभी मजा आएगा। क्या कहा मैंने कि अगर 1 से बड़ा होता, नहीं √2, √3 ऐसे नंबर होते तो मैं 1 को बेस लेता। लेकिन यहाँ पे √5, √6, √7 ये सब √4 के बाद आते हैं, मतलब ये 2 के बाद आते हैं। इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इस 2 यूनिट को बेस ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, अगर उसी की जगह ये 3 मतलब √9 से बड़ा होता नंबर, √10, √11 फिर √12, तो क्या करता, 3 यूनिट को बेस लेता और वहां परपेंडिकुलर की डंडी खींचता। अब यहां देखते हैं √5 की बातें हो रही है तो मैंने 2 को क्या लिया है एज ए बेस, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, ड्रॉ AB विच इज परपेंडिकुलर टू OA ऑफ 1 यूनिट, मतलब ड्रॉ AB ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस से। नाउ हमें पता ही था कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है, दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग OB, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तुरंत मुझे याद आ जाएगी बाय पाइथागोरस थियरम। क्या बोलेंगे हम कि भाई OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये OB स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। ये साइड टोटल है 2 तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस ये साइड की लेंथ है 1 तो यहां डायरेक्टली लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 4 प्लस 1 5। मुझे OB स्क्वायर इक्वल टू 5 मिला तो OB इक्वल टू क्या होगा, √5। क्या किया मैंने, दोनों तरफ रूट लिए, दोनों तरफ रूट लिए। तो यहां पे मुझे OB क्या मिलेगा, √5। क्या मिलेगा, √5। बच्चे ने कहा सर जी यहाँ तो ये हवा में मिला। मैंने कहा हवा में मिला तो दबा दे हल्क की तरह इसके ऊपर पैर रख के। अगर नहीं दबा सकते तो दूसरा तरीका क्या था कि भाई इसे मैं रेडियस ले लूंगा और इस O को फिक्स सेंटर ले लूंगा और क्या करूंगा, इसे घुमा दूंगा, इससे आर्क बना दूंगा जिससे जहां लाना हो ला सके। तो इसे रेडियस लिया और ऐसे डंडी खींची तो यहाँ पे सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, तो मैं कह सकता हूं कि दिस OP इक्वल टू √5 क्योंकि इसे ही रेडियस लेके मैं यहाँ लाया था, ठीक है। और ये √5 नंबर लाइन पे आ गया, ठीक है। थैंक यू।